आखिर कौन था वो आदमी जो वासु के घर पर आया था? ऐसा क्या वशीकरण था जिससे वासु के पापा ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को पैसे दे दिए, जिसे लेते ही वो गायब हो गया? ऐसा क्या हुआ था रागिनी के साथ जिसकी वजह से उसका बच्चा उसके पेट में ही मर गया और उसकी जगह मांस के टुकड़े और काले पानी की सरसों कैसे आई? क्यों गुरुजी के हाथ रखते ही रागिनी बेहोश हो गई? और कौन था रागिनी का आशिक जो शादी के बाद भी तांत्रिक विद्या और काले जादू का सहारा लेकर उसका पीछा कर रहा था? आज की ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इसके किरदारों के नाम मैंने बदल दिए हैं। ये कहानी है वासु की। फैमिली का इकलौता बच्चा शुरू से ही अपने माता पिता के साथ उड़ीसा में रह रहा है, लेकिन वो सिटी के अंदर ना रहकर थोड़ा आउटर एरिया में रहते हैं जो कि जंगल की तरफ है। और उस जंगल के बीच इनका जो घर है वहाँ मुश्किल से 10 से 12 घर और होंगे। ये बात है 2001 या 2 की, जब वासु के माता पिता की शादी हुई ही थी और उसके बाद वासु का जन्म हुआ। तब लाइफ में काफी उतार चढ़ाव थे, क्योंकि उस टाइम पर वासु के पापा अशोक बिजली ठीक करने का काम किया करते थे, तो उन्हें अलग अलग गांव जाना पड़ता था क्योंकि बिजली की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी। गांव-गांव में घर घर में बिजली की सुविधाओं के ऊपर काम करना पड़ता था, जो उस टाइम काफी स्ट्रगलिंग था। लेकिन अब 2023 में जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है। वासु अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाता है और रात में मौज मस्ती करते हुए सो जाता है। लेकिन एक रात बाहर बहुत अजीब सा मौसम हो रहा था, तेज बारिश और कड़कती हुई बिजली, जैसे इस रात में कुछ खास हो। रात के 12 बजे अचानक से घर का गेट बजता है। जब गेट बजा तो वासु ने अपने पापा के साथ नीचे जाकर गेट खोला तो देखा वहां पर कोई इंसान आया हुआ है। हालांकि वासु के पापा उस इंसान को जानते थे। वासु के पापा ने बहुत अच्छे तरीके से उस इंसान का स्वागत किया, लेकिन वासु ने ऑब्जर्व करा तो ऑब्जर्व करने पर वो इंसान किसी मजदूर से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि दिखने में वो काफी गंदा दिख रहा था। लेकिन उसने जब घर में एंट्री ली तो उसकी बड़ी ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस थी, जैसे मंदिर में से कुमकुम और चंदन की आती है। वासु बैठ गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। वो जो इंसान आया था उसने एक बार वासु की तरफ देखा और उसके बाद उन्होंने वासु की तरफ दोबारा नहीं देखा। वो इंसान वासु के पापा से बात करने लगा, लेकिन अचानक से वासु के पापा उस इंसान को इतनी इज्जत देने लगे जैसे वो कोई भगवान हो। उस इंसान ने कहा कि पास वाले गांव में एक महिला है जिसकी सर्जरी होनी है और उसे पैसों की जरूरत है, अगर तुम कर सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन वो माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वासु के पापा किसी के वश में हो। वो सीधा उठकर अलमीरा की तरफ जाते हैं और वहां से पैसे लाकर उस आदमी के हाथ में थमा देते हैं। लेकिन ये चीज देखकर वासु काफी हैरान था, क्योंकि उस इंसान को घर में आए मुश्किल से 5 ही मिनट हुए थे और उस इंसान के एक बार कहने पर वासु के पापा ने उसे पैसे दे दिए। वासु के दिमाग में काफी सवाल चल रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो जो इंसान था वो अगले 10 मिनट के अंदर रफू चक्कर हो गया। वासु ने अपने पापा से पूछा, पापा सब ठीक तो है? तब वासु के पापा ने बोला, हाँ सब ठीक है, चलो अब सोने चलते हैं। लेकिन वासु के दिमाग में सवाल चलता रहा कि ये जो इंसान था ये था कौन और मेरे पापा ने इसे पैसे क्यों दिए। 1-2 दिन मानो जैसे वासु के मुंह पर ताला ही लग गया हो, लेकिन वासु से रहा नहीं गया। तो वासु ने अपने पापा से सवाल पूछ ही डाला जो शायद वासु को कभी नहीं पूछना चाहिए था। वासु ने अपने पापा से बोला कि पापा वो इंसान कौन आया था जिसको आपने एक बार कहने पर ही पैसे थमा दिए। वासु के पापा अचानक से वासु को देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू इतना क्यों सोच रहा है। वह एक इंसान थे जो भगवान के रूप में आए थे और वह आके चले गए जैसे वह दर्शन देने आए थे। अब वासु के दिमाग में और क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कौन इंसान है जिसकी पापा इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी पापा ने आज तक मेरी तारीफ तो नहीं की। वासु अपने पापा पर बहुत जोर डालता है बात जानने के लिए कि पापा मुझे बताइए वो इंसान कौन थे। वासु के पापा बोलते हैं कि आज मैं तुझे जीवन का एक बहुत बड़ा सच बताता हूँ जिसको सुनने के बाद शायद तेरी आंखें खुल जाएं और तू बहुत कुछ सीख जाएगा। अब यहाँ से वे वासु को पिछले वक्त में लेकर गए। उन्होंने बताया कि ये बात है 2001 या 2 की, जब बेटा तू बस 1-2 साल का था।
उस टाइम पर मेरा बहुत ही स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था और मैं जैसे बिजली के काम के लिए अलग अलग गांव जाया करता था, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मेरा जिगरी दोस्त। हम दोनों कभी कभी साथ में गांव जाया करते थे और कभी कभी ऐसा होता था कि रात को अलग अलग जगह से कंप्लेंट आती थी और हम दोनों को अलग अलग जगह जाना पड़ता था। कभी कभार अंधेरा इतना घना हो जाता था कि हम दोनों आपस में पहले ही एक पॉइंट बनाते थे कि कोशिश करेंगे रात में 12 या 1 बजे तक हम वहां पर मिले, उसके बाद साथ में आ जाएंगे। मेरे दोस्त का एक भाई था जिसका नाम था ईशान। वह एक लड़की को बहुत प्यार करता था। कॉलेज के दिनों से ही उनके बीच में बेशुमार प्यार था और वो लड़की भी उनके भाई ईशान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और इन दोनों के बीच में शादी की बात चल रही थी और ईशान और उस लड़की के घर वाले दोनों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही दिक्कत थी जो उन दोनों के प्यार के बीच में एक कांटे की तरह थी, और वो दिक्कत थी उस लड़की के पीछे पागल एक आशिक जो हमेशा उसे परेशान किया करता था, रोका करता था, टोका करता था। और वह उस लड़की रागिनी को इस लेवल पर प्यार करता था कि जब रागिनी सोया करती थी तो उसकी खिड़की से वो कूद कर अंदर आने की कोशिश करता था। कितनी बार तो उस आशिक ने घर में दस्तक देने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे पकड़ लिया गया। रागिनी हमेशा उससे दूर रहा करती थी, लेकिन वो इंसान जो था वो इस कदर प्यार में डूबा हुआ था कि वो सारी हदें पार करके किसी से भी पंगा लेने को तैयार था। और उस टाइम पर पुलिस इतना अच्छा काम नहीं किया करती थी, तो पुलिस से उम्मीदें कम ही रखी जाती थी। वासु के पापा ने बताया उनके जो दोस्त थे वह बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे क्योंकि वह ईशान की शादी रागिनी से करवाना चाहते थे और रागिनी जो थी वो भी शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फैमिली भी तैयार थी, लेकिन इस आशिक का क्या किया जाए ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर वासु के पापा ने बताया उस आशिक को पहले ईशान के भाई ने समझाया, फिर ईशान ने जाकर समझाया कि मेरी उससे शादी होने वाली है तो तू उससे दूर हो जा। लेकिन वो आशिक इस कदर रागिनी के प्यार में पागल था जिसकी कोई हद नहीं थी। वो बोलता है कि तू शादी करके दिखा, वो मेरी है, बस मेरी, उसे कोई नहीं पा सकता, उसकी शादी होगी तो वो सिर्फ मेरे से होगी। ईशान की फैमिली ने और लड़के की फैमिली ने फाइनली डिसीजन लिया कि अब वो पुलिस की मदद लेंगे। वो पुलिस के पास गए, उन्हें पैसे दिए और कहीं ना कहीं उन्हें समझाया कि भाई इसे डराओ, मारो या पीटो, लेकिन उस आशिक को रागिनी से दूर करो क्योंकि रागिनी की शादी ईशान से होने वाली है और ये दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं और उस आशिक के बीच में आने की वजह से बहुत अड़चने आ रही हैं, जिसकी वजह से रागिनी की इमेज पर भी बात आ रही है। पुलिस वालों ने अचानक से एक दिन उस आशिक को उठा लिया, उसे बहुत पीटा और समझाया कि बेटा पीछे हट जा, इससे पहले कि तेरी वो हालत कर दे कि शायद तू सोच में पड़ जाए कि तू इंसान है या कुत्ता। उस टाइम पर उस आशिक ने हार मान ली और 2-3 दिन बाद खबर आती है कि उसकी कहीं बाहर शहर में नौकरी लग गई और वो वहां जाकर सेटल हो गया। तो 2-3 महीने बीते और ईशान और रागिनी की शादी करा दी गई। शादी कराने के बाद इनकी जिंदगी बहुत अच्छी बीतने लगी। दिन प्रतिदिन इनके अंदर प्यार की भावनाएं बढ़ती चली गई और 1 से 1.5 साल बाद खबर आती है कि रागिनी जो है वो पेट से है। 3-4 महीने सब कुछ ठीक रहा। उस टाइम पर अल्ट्रासाउंड की जो मशीन हुआ करती थी वो बहुत दूर सिटी के किसी हॉस्पिटल में हुआ करती थी। 2001-2 में ये लोग गांव में रहा करते थे, तो अल्ट्रासाउंड की कोई मशीन वहां पर नहीं थी। तो जो औरत के पेट में बच्चा हुआ करता था वह जब हिला करता था तो उसकी मौजूदगी से पता चलता था कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। 4 से 5वें महीने बच्चा धीरे धीरे हिलने लगा, तो रागिनी को मालूम पड़ता था कि हाँ बच्चा कुछ न कुछ हरकत कर रहा है, मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये चीज धीरे धीरे 6 से 7 महीने तक पहुंची। 6-7 महीने तक पहुंचने के बाद जो बच्चा था उसकी हलचल बहुत ज्यादा होने लगी, तो 7वें महीने में जाकर रागिनी डरने लगी कि कहीं बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। फाइनली रागिनी, ईशान के भाई और वासु के पापा उन्होंने डिसीजन लिया कि ये सारे मिलकर अब सिटी की तरफ जाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवा के लाएंगे। वहाँ पर जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें देखा बच्चा बिल्कुल सेफ है। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी है और बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए ये इतना ज्यादा हिलता डुलता रहता है, तो आप परेशान मत होइए। 9वां महीना आ ही गया था जब डिलीवरी का टाइम था और रागिनी को एस्टिमेट डेट तो डॉक्टर ने दे ही दी थी। ऐसी ही एक रात दोबारा आई जब बाहर बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, बहुत तेज तूफान चल रहा था
और अचानक से रागिनी दर्द से करहाने लगी और बोलती है कि मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हालांकि वो 9वां महीना ही था, इसलिए इन्होंने पहले ही हॉस्पिटल के पास एक कमरा ले रखा था और फटाफट से रागिनी को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। वहाँ पर डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया होने लगी। इमरजेंसी में आने के बाद जब रागिनी की डिलीवरी हुई तो वहाँ पर खड़े सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ बहुत ही अचंभित था, क्योंकि जो डिलीवरी हुई थी उस डिलीवरी में कोई बच्चा आया ही नहीं। अगर कुछ आया था तो वो था वहाँ पर एक मांस का टुकड़ा और काले पानी से सनी सरसों। और सारा स्टाफ ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। उनकी पूरी लाइफ में उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा कि किसी औरत के पेट से मांस का टुकड़ा और काले पानी से सनी हुई सरसों निकली हो। जो वहाँ डॉक्टर्स खड़े थे बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने बोला कि ये बहुत क्रिटिकल केस है, बहुत ज्यादा ही अजीब सा है, और इसे ऐसा बोलकर बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए बोल दिया। लेकिन यहाँ पर जो वासु के पापा और उनके दोस्त थे वो समझ गए कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऊंच नीच हुई है। अब वासु के पापा ने बताया कि बेटा, मैं एक बाबा को जानता था क्योंकि मेरा गांव-गांव जाना हुआ करता था। तो वासु के पापा ने बताया कि मैं अपने दोस्त और उनके भाई ईशान और उनकी पत्नी रागिनी को लेकर उन बाबा के पास चला गया। वहाँ पर जाने के बाद जो रागिनी थी वो बहुत जोर से रो रही थी और हम उसकी ये हालत देख के बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ है। वहाँ जो बाबा बैठे थे उन्होंने अचानक से रागिनी को देखा और रागिनी को देख के बोले कि बेटा, तू मांस मच्छी खाती है क्या? और रागिनी ने अपने मुंह से बोला कि हाँ, मैं कभी कभी खाती हूँ। तो वहाँ जो गुरुजी बैठे थे वो अचानक से बोलते हैं कि नहीं, तू कभी कभी नहीं खाती, तू बहुत ज्यादा खाती है। तो उसी दौरान वहाँ पर जो रागिनी का पति था ईशान, उससे पूछा गया कि बेटा, तू इसे नॉनवेज खिलाता है? तो ईशान ने बोला हाँ, मैं इसे नॉनवेज खिलाता हूँ। तो वासु के पापा ने बताया कि हमारे उड़ीसा में छोटी छोटी मछलियों को खिलाया जाता है जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, और बताया कि ये बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए जो रागिनी थी वो उस टाइम पर छोटी छोटी मछलियाँ खाया करती थी। तो वहाँ जो गुरुजी बैठे थे उन्होंने बताया कि ये जो तुम मछलियाँ खाते हो ना और एक भी दिन नहीं देखते, होली, दिवाली, अमावस्या, संक्रांत या फिर एकादशी, तुम कभी भी कोई दिन नहीं देखते और मछलियाँ खा लेते हो, उसकी वजह से कोई बुरी शक्ति तुम्हारे ऊपर हावी हो गई है जिसने तुम्हारा बच्चा खा लिया है। तो वो जो गुरुजी बैठे थे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ये इतनी बुरी शक्ति है जो मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसे काबू नहीं कर सकता, तो तुम्हें मेरे बड़े गुरुजी के पास जाना होगा। अब जो मुद्दे की बात थी वो ये थी, जो वासु के पापा थे वो इन गुरुजी को ही जानते थे, इससे ऊपर भी कोई गुरुजी हैं उन्हें नहीं पता था। अब ये रात को तो अपने घर वापस आ गए और अगले दिन ये गाड़ी का इंतजाम करते हैं और उन बड़े गुरुजी के पास जाते हैं। उस गांव में पहुंचते पहुंचते इन्हें शाम हो गई। शाम के दौरान उस गांव में ना तो बिजली थी और ना ही पानी की कोई व्यवस्था। मतलब जो पास से नदी बह रही थी, लोग वहीं से पानी पिया करते थे और उस गांव में सिर्फ 5 घर थे। जब हम वहां पहुंचे और हमने गुरुजी को कुछ बताने की कोशिश करी, उससे पहले ही गुरुजी ने बोल दिया कि बैठ जाओ, मुझे मालूम है तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और मुझे मालूम है तुमने क्या गलतियां की हैं। इनके बैठने का इंतजाम पहले ही बड़े गुरुजी ने कर रखा था और यह बड़े गुरुजी कोई और नहीं, ये वही इंसान थे जो 2023 में वासु के घर मदद के लिए आए थे। तो जैसे ही ये लोग वहाँ पर बैठे, बाबा ने इन्हें एक अंडा दिया और अंडे को रागिनी को देकर बोला कि इस अंडे को कच्चा फोड़ के सीधा पी जाओ। ईशान ने अंडा फोड़ के सीधा रागिनी के मुंह में डाल दिया। अंडा निगलने के बाद रागिनी ने इधर उधर देखा और थोड़ी देर बाद उसे उल्टी होने लगी। उसके मुंह से मानो जैसे काले पानी का फव्वारा बह रहा हो। उस काले पानी के साथ रागिनी के पेट से छोटी छोटी जिंदा मछलियां, सरसों और धागे निकले। ये चीजें बड़े गुरुजी के लिए तो बहुत आम थी, लेकिन वहां पर बैठे ये चारों पांचों लोग अचंभित हो गए कि ये रागिनी के मुंह से क्या क्या निकल रहा है, इतना सब कुछ निकलना कैसे पॉसिबल है। वहां पर इतनी गंदी बदबू आने लगी जो किसी से सहन नहीं हो रही थी। तुरंत ईशान ने खड़े होकर उसे साफ करना शुरू कर दिया। वो गुरुजी से पूछने लगते हैं कि गुरुजी, रागिनी के साथ ये क्या हो रहा है। तो गुरुजी बोलते हैं कि चिंता मत करो, आज की रात मैं एक पूजा करूंगा और उस पूजा में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इस पूजा के लिए मुझे एक नारियल चाहिए होगा जो पानी से भरा हो। तो ईशान के जो बड़े भाई थे और वासु के पापा उस नारियल को ढूंढने निकलते हैं। एक नारियल लेके आते हैं जो ऊपर तक भरा था। हालांकि उन्हें ढूंढने में काफी मुश्किल हुई
क्योंकि यह जंगल में थे और गुरुजी का मानना था कि अगर आप आए हो तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वहाँ पर पूजा का पूरा बंदोबस्त हुआ था और ये लोग दोबारा से जंगल की ओर निकल गए। जंगल में एक पेड़ था, उस पेड़ के सामने रागिनी को बिठाया और रागिनी के सामने एक टूटा हुआ नारियल रखा और वह भरा नारियल उसके ऊपर रखा और वहाँ पर जो गुरुजी थे उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते ही मौसम अचानक से बदलने लगा, हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कड़ाने लगी। तो गुरुजी ने एक बार ऊपर देखा, फिर नीचे देखा और दोबारा से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और एकदम से जो दराती थी वो फटाफट से उठाते हैं और हाथ में रखे हुए नारियल पे वो मार देते हैं और नारियल पर दराती लगते ही सब बहुत ज्यादा अचंभित हो जाते हैं क्योंकि नारियल से पानी नहीं रक्त बह रहा था। वो जो रागिनी बैठी हुई थी वो इस चीज को देख रही थी। तभी अचानक से रागिनी के मुंह से आवाज निकलती है कि गुरुजी वो हर रात मेरे साथ संबंध बनाता है। ये चीज तो ईशान को पता ही नहीं थी। तब गुरुजी बोलते हैं कि मुझे ये सब पता है और अब तू यहाँ सब सच बताएगी। वो जो बुरी शक्ति थी वो हर रात रागिनी के साथ संबंध बनाती थी और रागिनी ये बात अपने पति को इसलिए नहीं बताती थी कि कहीं ना कहीं ईशान इससे परेशान हो जाएगा। गुरुजी अचानक से मंत्र पढ़ते पढ़ते बोलते हैं कि एक इंसान है जो इसके पीछे पड़ा हुआ है, किसी औरत का हाथ है उस चीज में। तभी बाबा को एकदम से जैसे फ्लैशबैक हुआ हो। बाबा बताते हैं कि तुम बहुत मांस मच्छी खाते हो, ये मांस मच्छी तुमने खाई नहीं है, तुम्हें खिलाई गई है। और बाबा वहाँ पर बैठे बैठे सब बता देते हैं। जिस मार्केट से ईशान मांस मच्छी लेकर आता है उस मार्केट में एक औरत खड़ी होती है और वो औरत कोई और नहीं, वो उस आशिक की मौसी है और वो काली विद्या में बहुत अटल है। तो सारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जब आशिक को गांव से निकाला गया था तो वो सीधा अपनी मौसी के पास गया था और उसने अपनी मौसी को भड़काया। हालांकि उसकी मौसी गलत काम नहीं किया करती थी, लेकिन वो जो मौसी थी जिस तरीके से उस आशिक ने उसे बढ़ाया, मौसी उसकी बातों में बहक गई कि मौसी इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी है, मैं शहर में रहने लायक भी नहीं बचा हूँ और मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसने मेरे प्यार की कदर नहीं करी। तब मौसी ने एक सॉल्यूशन दिया कि मेरे पास प्रेत आत्माएं तो हैं लेकिन मैं उसका गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। तब मौसी ने उसे सुझाव दिया कि तू अपनी नर बलि दे दे जिसके बाद मैं तेरे को सिद्ध कर लूंगी। और ऐसा सुनते ही वो आशिक नर बलि के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी ही बलि दे दी, जिसके मरने के बाद उसकी मौसी ने उसे सिद्ध कर लिया और तंत्र विद्या करके उसे रागिनी के पीछे छोड़ दिया और वो उन मछलियों पर भी काली विद्या करती थी। गुरुजी बोलते हैं अब हमें एक बड़ी पूजा करनी पड़ेगी तो फटाफट से तैयारी करो क्योंकि सुबह 4 बजे ये पूजा होनी है। तो रात को सब सारा काम निपटा के सो जाते हैं और फिर सुबह होते ही गुरुजी बाहर निकलते हैं और सुबह 4 बजे इन सबको उठाते हैं और बोलते हैं पूजा का बंदोबस्त हो चुका है, पूजा करने चलते हैं। अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसने मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब सुबह 4 बजे की जो पूजा होने वाली थी उसकी तैयारी के लिए ये सिर्फ अकेले नहीं थे। ये अपने घर से निकले तो वहाँ पर जितने भी 4-5 घर थे उसमें से सारे इंसान वहाँ पर मौजूद थे मदद करने के लिए। उन सब के हाथ में कुछ न कुछ सामान था, किसी के हाथ में जैसे चंदन तो किसी के में कुमकुम, किसी के में सिंदूर तो किसी के में फरसा। गुरुजी सबको इशारा करके बोलते हैं कि जंगल की तरफ चलो। जंगल की तरफ जब ये चले तो मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर जहाँ ये लोग रात से वापस आए थे वहाँ पर वासु के पापा ने कुछ अजीब देखा, जिसे देखकर वो अचंभित हो गए क्योंकि वहाँ पर 7 पीपल के पेड़ एक घेरे में खड़े थे। उन्होंने बताया कि जब वो पिछली रात को वापस आए थे तब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मानो ऐसा लग रहा था कि एक एक पेड़ को उठाकर वहां पर लगाया हो, जो कि इम्पॉसिबल है। तब गुरुजी ने चंदन और कुमकुम लिया और एक एक पेड़ पर लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद उन पर सरसों डाली। मुश्किल से 4:30 बजे थे। तब उन्होंने रागिनी को बीच में बैठाया और मंत्र पढ़ना शुरू करा। मंत्र पढ़ते पढ़ते 1 घंटा हुआ, फिर 1.5 घंटा और फिर 2 से 2.5 घंटे बीत गए और सुबह के 6:30 से 7 बज गए। रागिनी जिस पीपल के पेड़ के घेरे में बैठी हुई थी अचानक से वो पोजेस होना स्टार्ट करती है। जैसे जैसे धूप उसके शरीर पर पड़ती है वैसे वैसे कोई बुरी शक्ति उस पर हावी होने लगती है। जैसे ही गुरुजी ने वहां पर सबके सामने मंत्र बोलने बंद करे, सबने अचानक से वहां पर एक चमत्कार देखा। वो जो 7 पीपल के पेड़ थे जिन पर चंदन कुमकुम ये सब लगाया हुआ था, वहां से मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। वहाँ जितने भी पीपल के पेड़ थे उनके ऊपर 7 ब्रह्म राक्षस बैठे थे जो वहाँ गुरुजी की मदद कर रहे थे। वासु के पापा ने बताया, मैं देख के इतना हक्का बक्का रह गया। जब रात को हम सो रहे थे तो गुरुजी ने एक एक पीपल के पेड़ को अपनी सिद्धि से वहाँ लाकर खड़ा कर दिया
ताकि रागिनी की जान बचाई जाए। गुरुजी बस वहां पर देख रहे थे और अपनी क्रिया कर रहे थे, और वह जो पीपल के पेड़ थे, उन पीपल के पेड़ से अजीब अजीब तरीके से मंत्र गूंजने की आवाज आ रही थी। और वहां पर रागिनी जो बीच में बैठी हुई थी, वो अचानक से वहां पर चिल्लाना शुरू करती है कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं और गुरुजी वहां पर खड़े होकर बस यही बोलते हैं कि तुझे जाना पड़ेगा, वरना ये 7 ब्रह्म राक्षस तुझे पूरी जिंदगी यहीं बांध कर रखेंगे। एकदम से रागिनी गुरुजी को देखती है और बेहोश हो जाती है। गुरुजी ने रागिनी को बीच में से खींचा और सातों पेड़ एकदम से नजदीक आकर घेरा बना लेते हैं, जैसे उन्होंने किसी चीज को जकड़ रखा हो। गुरुजी ने बताया कि अब रागिनी बिल्कुल ठीक है और वो जो आशिक की आत्मा है वो अब इन सातों पेड़ के बीच में बंध गई है। अब ये जो ब्रह्म राक्षस हैं ये इसे अपने पास संभाल लेंगे। अब हमें मंदिर की ओर प्रस्थान करना है। गुरुजी ने गांव वालों से 7 नारियल मंगवाए और वो 7 नारियल लेकर सीधा रागिनी के हाथों से मंदिर में चढ़वाए गए। काली माता के मंदिर में उन 7 नारियल को फड़वाया और फिर जब उनमें से पानी निकला तब सबको तसल्ली हुई कि हाँ, रागिनी अब बिल्कुल ठीक है। ये सब जानने के बाद वासु को काफी अफसोस हुआ कि इतने सिद्धि पुरुष आदमी मेरे घर आए थे और मैं उनके पैर नहीं छू पाया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग हमें मांस मच्छी खाने से पहले दिन देख लेने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिए गए इंस्टा पर आप अपनी स्टोरीज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।